नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला है जो हरियाणा में मेयर चुनाव चले हुए हैं और जो सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में है। इसके साथ साथ जो दुष्यंत चौटाला की छात्र महापंचायत है कल 27 को होगी, 27 अप्रैल को, और हिसार के अंदर। और तीसरा है कि जो आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ी है और जो 7 सांसद है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, कांग्रेस और बीजेपी का जो ये चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी काफी स्ट्रोंग है इसमें। मैं 2-3 जैसे सोनीपत मैंने सर्वे किया, अंबाला सर्वे किया, तो हर जगह बीजेपी स्ट्रोंग ही होती जा रही है। कांग्रेस उस हिसाब से चुनाव को उठा नहीं पा रही। जी मनदीप जी, ये तो आप है ना, ऑफ कैमरा कांग्रेस के नेताओं से आप बात कर लीजिए, जी वो खुद बता देंगे कि ये चुनाव लड़ने की सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन ये समझ से परे है कि पार्टी सिंबल पर क्यों लड़ा जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर ना लड़ती तो कम से कम एक एक्सक्यूज होता उसके पास ये बोलने के लिए कि हम तो सिंबल पे लड़ ही नहीं रहे थे, तो हारे या जीते हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सिंबल पर भी लड़ रहे हो और आपके पास वो सीरियसनेस नहीं है। बार बार चुनावी हार के बावजूद, बार बार बीजेपी से मात खाने के बावजूद आप वो कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी जिस तरह से चुनाव को जितनी गंभीरता से, जितनी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ, जिस तरह से चुनाव से बहुत पहले अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करके अपने नेताओं को ग्राउंड पे उतार के, कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो, वार्ड वाइज मीटिंग हो, अपने कैंडिडेट का चुनाव हो, उम्मीदवारों का चुनाव हो, ये तमाम चीजें वो चुनाव से पहले ही उसकी तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी थी। जी लेकिन कांग्रेस, आप मान के चलिए कि जब तक कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ, कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं आई, तब तक तो ये मान के ही नहीं चल रहे थे कि ये कोई चुनाव होगा, होगा भी नहीं होगा, इसके लिए कोई तैयारी भी करनी होती है या नहीं होती है। फिर उसके बाद अगली चीज ये शुरू हो जाती है कि जी किस ग्रुप के किस कैंडिडेट को कहां पर टिकट मिलेगी, और फिर ये होगा कि यहां पर हमारे ग्रुप के कैंडिडेट को टिकट मिली है, हमारे चहेते कैंडिडेट को टिकट मिली है, तो फिर उस एरिया में वही ग्रुप एक्टिव रहेगा। वो बाकी दूसरे प्रदेश के बारे में, दूसरे कैंडिडेट के बारे में वो जिक्र चर्चा तक नहीं करेगा। जी तो कांग्रेस के भीतर जब भी चुनाव होता है तो वो बहुत देरी से जागती है कांग्रेस। जी और फिर जो चुनाव होता है, जो लड़ाई होती है, तो 2 तरह की लड़ाई कांग्रेस लड़ती है। एक तो जो ठीक है सीधी बीजेपी से मुकाबला है या किसी पार्टी से मुकाबला होता, जो एक चुनावी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई पार्टी के भीतर ही अलग तरह से शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और गुटबाजी अब तो सामने आ गई है सर। जैसे दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत और अंबाला गए, लेकिन पंचकुला नहीं गए। और जो पंचकुला गए, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी या शैलजा जी, वो अंबाला और सोनीपत नहीं गए। तो सरेआम इनकी जो गुटबाजी है ये नहीं, छिपी हुई नहीं है। तो ये तो देखो, आप मान के चलिए कि कांग्रेस इसी तरह से चलेगी। अगर आपको ये लगता है कि भी कांग्रेस बार बार चुनाव हारने के बाद ये कोई सबक ले लेगी, ये पार्टी, इनका हाईकमान जाग जाएगा या इन नेताओं के अंतरात्मा जाग जाएगी, तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आप इस पार्टी को नहीं समझ पा रहे हो। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं नहीं जी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन इतने साल के बावजूद वो नहीं हुआ, और इस उम्र के ये नेता, इस कद के ये नेता हो चुके हैं कि आप मान के चलिए कि संभव नहीं है कि ये अपना जो भी काम करने का तरीका है उसको ये बदल लेंगे। ये अपने अहम को साइड में रख के पार्टी के बारे में सोचेंगे या फिर अपने इन कार्यकर्ताओं के बारे में ही सोचेंगे जो इतने साल से इंतजार कर रहे हैं कि भी किसी ना किसी तरह कोई 1-2 बार तो सत्ता हाथ में आए, किसी ना किसी तरह हम भी तो देखें कि भी सत्ता होती कैसे है। हम भी तो ग्राउंड के ऊपर वो जो पावर है जिसका मजा बीजेपी लगातार 3 टर्म से चख रही है, हम भी तो उस पावर के मजे को चखें। तो वो जी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो है, आप मान के चलिए कि ये छोटा चुनाव नहीं है मेयर का, जी ये बहुत बड़ा चुनाव। एक तरह से आप मान के चलिए कि किसी एक विधायक से ज्यादा का एरिया और एक विधायक से ज्यादा प्रभाव का ये चुनाव हो जाता है। जी अगर इसको लेकर, और ये बहुत बड़ा मौका था कांग्रेस के पास कि आपके हाथ में से लगभग लगभग सब कुछ छिन गया है।
एक बहुत बड़ा मौका आपने अपने हाथ से निकाल दिया है। उसके बाद लोगों को ये बताने का कि नहीं, हम अभी सक्रिय हैं, हम हारे जरूर हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है। हम बीजेपी को मुकाबला देने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए हम अभी भी एफर्ट्स कर रहे हैं। ये दिखाने का कांग्रेस के पास एक मौका था, लेकिन वो ना मौका कैश करना चाहती है। बस ठीक है, चल रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। जो विधायक बन गए हैं, उनके विधायक के जो थोड़े बहुत अपनी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं उनको वो भोग रहे हैं। एक जो नेता है, उनकी जो रामनवमी होती है, रोज 200 400 500 लोग नमस्ते राम राम करने के लिए आते हैं, हाजिरी मारते हैं, वो चल रहा है। एक तरह से कांग्रेस का जो तबका है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सेटिस्फाइड लोग हैं जी, इनको भूख ही नहीं है। जी बिल्कुल। विधानसभा में जब हम सर्वे करते थे तो कम से कम आमना सामना हो जाता था कि कोई बीजेपी का मिल रहा है तो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ना कि घट रहा है, और कांग्रेस बिल्कुल जीरो होती जा रही है। हाँ, मतलब अक्सर होता यह है कि आप जितने साल तक सत्ता में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती रहती है। हाँ। क्योंकि जनता की महत्वाकांक्षाएं इतनी होती है, काम इतने होते हैं कि वो कोई भी सत्ता में हो वो उनको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हमेशा एक फैक्टर रहता है हर एक चुनाव में। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि मनदीप जी, जनता के सामने कोई विकल्प होना चाहिए। जनता के सामने कोई ऐसा सक्रिय विकल्प होना चाहिए जिसको देख के जनता कहे कि नहीं, ये सरकार अगर घटिया है तो ये बंदा उसका अच्छा विकल्प साबित होगा, ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। दिक्कत यहां पर यह है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती बीजेपी की, क्योंकि कमियां तो हर सरकार में, और सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, हो जाती। लेकिन जनता को फिर ये नजर नहीं आता कि चलो ठीक है, बीजेपी में कमी है तो फिर विकल्प के तौर पर क्या है, कौन है, कौन लोग हैं जी। मतलब वो लोग ये मान के चलिए कि किसी वोटर को मनाना, किसी वोटर के अलग तबके को मनाना, अपने साथ जोड़ना, पार्टी से बाहर के किसी नेता को, नए वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसके बारे में तो आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, फील्ड पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। और ये नेता अपने ही नेताओं से, अपनी ही पार्टी के नेताओं से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है जी। तो ये एक मैसेज जनता के बीच में जाता है कि भाई जो लोग लड़ना ही नहीं चाहते, जो जीतना ही नहीं चाहते, तो हम उसको जाके वोट क्यों दे दें। जी बिल्कुल। और जैसे सत्ता में पक्ष सत्ता में होते हुए भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर वार्ड वाइज विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से रिसर्च चल रहा है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देना है। लेकिन कांग्रेस का ऐसा हाल है कि उनकी कोई तैयारी नहीं होती, वो शायद हाई कोर्ट का आदेश का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है इन चुनावों में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है कांग्रेस। एक्चुअली क्या है कि मनदीप जी, अभी है ना, कांग्रेस के अंदर भी एक जो सपोर्टर वर्ग है ना, जो कहते हैं मुखर जो सपोर्टर वर्ग है जी, उसको सिर्फ इस बात में मजा आता है कि भी आप सिर्फ है ना बीजेपी को गाली दे दो, हो गया, हमें बस इसी से तसल्ली है। और वो इसी लिहाज से अपने नेताओं को आंकते हैं कि देखो बीजेपी को गाली दे रहा है, इसका मतलब से ये बीजेपी से लड़ रहा है, ये बीजेपी को हरा देगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है ये कभी नहीं। और ये लोग सिर्फ बीजेपी की बुराई को देख के ये मान के चलते हैं कि ये जो बुराई है ये चुनाव में भी उभर के सामने आ जाएगी, और इसी बुराई को देख के जो एक सरकार के तौर पर कमियां होती हैं, इसी को देख के जनता वोट कर देगी। लेकिन इतना आपको बीजेपी को क्रेडिट देना होगा कि उसने चुनावी मुद्दों को अलग, और जो हमेशा ग्राउंड के मुद्दे होते हैं, जनता के जो मुद्दे होते हैं जिससे जनता को सीधा फर्क पड़ता है, उन मुद्दों को अलग कर दिया है जी। अब ये मान के चलिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक जमाने में है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, बहुत मजबूत टीम थी, लगभग सारे मैच जीतती थी, बैक टू बैक जीत रही थी वो। लेकिन वो जो टीम थी ना, उसका बिहेवियर बहुत खराब था। सबसे ज्यादा स्लेजिंग करते थे, गालीबाजी, वो पिच के ऊपर बैट्समैन को छेड़ना, बॉलर्स को छेड़ना, मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब बिहेवियर के हिसाब से, बर्ताव के हिसाब से वो बहुत गंदी टीम थी। आप उसके बिहेवियर के लिए आलोचना कर सकते हैं जी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो टीम बुरी थी। वो टीम खेलती गलत थी, खेलती बहुत जबरदस्त थी, वो टीम हर मैच जीतती थी। तो आप बीजेपी की जो गवर्नेंस है ना, उसके भीतर जो कमियां हैं, आप उसको उजागर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। लेकिन आप ये मानकर मत चलिए कि सिर्फ उसी की वजह से आप जीत जाएंगे।
सिर्फ उसी की वजह से जो अपोजिशन है उसको जीत हाथ लग जाएगी, नहीं। वहां पर जीतने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए आपको चुनाव के हिसाब से तैयारी करनी होगी। चुनाव जीतने के लिए आपको बिल्कुल ग्राउंड पर उतरकर काम करना होगा, आपको सर्वे करना होगा, आपको अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढने होंगे, आपको अपना मजबूत संगठन बनाना होगा। ऐसा संगठन बनाना होगा जो लोग आपको वोट देना चाहते हैं उन वोटर्स को वो बूथ तक तो लेकर आए। आपको पहचान करनी होगी कि हमारे वोटर कौन से हैं और कौन से वोटर ऐसे हैं जो हमें वोट नहीं देना चाहते और क्यों नहीं देना चाहते, उनको किस तरह से हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर आप खुद इसके बारे में काम नहीं कर सकते तो ये तो आपके सामने एक पार्टी ये काम कर रही है, बीजेपी आपके सामने ये काम कर रही है। बीजेपी क्या करती है, वोटर्स की पहचान करती है कि जी देखिए फलाना गांव है, फलाना गांव में 30% वोटर हमारे साथ है, और खासतौर पर ये जातियों के हिसाब से ज्यादा वो होता है कि भाई फलानी जाति के 30% वोटर तो हैं हमारे, लेकिन इसमें जो ये ब्राह्मण हैं ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये वो फलाना कैंडिडेट को वोट दे रखे है दूसरी पार्टी ने, तो उसके साथ जा सकते हैं जी। तो फिर क्या करेगी बीजेपी कि भाई ब्राह्मण तो फिर हमारे वहां पलवल वाले विधायक हैं, हाँ। उनकी ड्यूटी लगाओ। हाँ बिल्कुल है। ब्राह्मण तो जी फिर हमारे वहां के सीएम हैं भजनलाल शर्मा जी, उनकी ड्यूटी लगाओ। तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा, और फिर उनका काम होता है उस कैंडिडेट का, उस जो जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है उस नेता का, कि इन वोटर्स को हमारी साइड करना है। किसी गांव में 20 घर हैं जी, रोड बिरादरी के 20 घर हैं, तो जी हमारे तो फिर ये पुंडरी वाले विधायक हैं, इनकी ड्यूटी लगा। तो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है वहां कई दिन पहले तक। अभी जैसे एक एग्जांपल है, बार बार हम लोग देखो आलोचना के तौर पर ये कहते हैं कि भी ममता बनर्जी अकेली लड़ रही है, लेकिन उनसे लड़ने के लिए पीएम है, गृह मंत्री है, लगभग 21 राज्यों के, क्योंकि बीजेपी गठबंधन की सरकारें लगभग 20-21 राज्यों में हैं, 16 बीजेपी के मुख्यमंत्री, वो सारे मुख्यमंत्री, उनकी सारी सरकार और बड़े बड़े नेता आरएसएस से लेके बीजेपी में बड़े बड़े पदों के ऊपर, वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल में हैं। कई कई महीनों से उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो इस बात को लेके एक तो आप आलोचना कर सकते हो कि जी देखो एक महिला से लड़ने के लिए, एक ममता बनर्जी से लड़ने के लिए इतनी फौज उतार रखी है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए ना कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने डेस्परेट हो, आपके अंदर कितना जुनून है कि भी एक स्टेट जहां पर आपका नामो निशान नहीं था, कोई नहीं बीजेपी को पूछता था, बिल्कुल वहां आपने पहले जगह बनाई, फिर आप वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी बने, और जो वहां पर वामपंथी होते थे या कांग्रेस होती थी जिसकी साख होती थी वहां पर जी, एक बहुत ही सपोर्टिव स्टेट था, वो वहां से खत्म हो गई। एक बिल्कुल नई पार्टी नए सिरे से उसने इतनी मेहनत करके अब ओपोजिशन की तो जगह ले ली है, और अभी वहां पर ये कोई सीधे तौर पर ये नहीं कह सकता कि भी ममता बनर्जी ही जीतेंगी भी। बहुत सारे लोग इवन ममता बनर्जी के सपोर्टर्स भी ये कह देते कि नहीं बीजेपी ऐसी बात नहीं है, मुकाबला कर रही है, टक्कर में है। तो एक तो वो आप चुनाव को जीतने के लिए इस लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन है उसी स्टेट के सारे नेताओं को आप यूज नहीं कर पा रहे, उनकी ड्यूटी तक नहीं लगा पा रहे हैं जी। तो ये डिफरेंस तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये मेहनत और ये नकारात्मकता, ये निष्क्रियता, ये चुनावी नतीजों में आपके सामने आएगी जी। जो दूसरा मुद्दा हम बात करना चाह रहे थे, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और राघव चड्ढा तो पिछले दिनों पूरे डूंडे ठा रहा था, मतलब ब्लिंकिट की बात करें या फिर जो जोमेटो की वर्कर है, तो काफ़ी उनकी सराहना हो रही थी एयरपोर्ट को लेकर कि वहाँ पे समोसा सस्ता नहीं मिलता, चाय सस्ती नहीं मिलती, तो काम भी हो रहे थे, तो एक इमेज बनाई, लेकिन वो बीजेपी में चले गए, और उसके जाने के बाद काफ़ी फॉलोअर्स में कमी आई है, लगभग 2 मिलियन के आसपास उसके डाउन चले गए जी। चलो उससे तो क्या फर्क पड़ता है। राघव चड्ढा वैसे भी ना वो कोई उस तरह के मास लीडर नहीं है कि भी चुनावी राजनीति में ही सारे छज्जे तोड़ने हैं। एक तरह से स्ट्रेटजिस्ट की भूमिका थी उनकी जी। और वो जो भूमिका थी अभी आम आदमी पार्टी के अंदर, अब वो बीजेपी के अंदर जाके वो भूमिका रहेगी नहीं रहेगी, और बीजेपी को उनकी भूमिका की जरूरत भी नहीं है। शायद अभी सिर्फ इतना है कि भाई राज्यसभा में बीजेपी का और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आने वाले समय में कुछ बिल वगैरह जो होंगे, 2/3 बहुमत वगैरह की जरूरत होती है बहुत सारी चीजों में, तो वहां पर बीजेपी को हेल्प हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये इतने बड़े आंकड़ा, क्योंकि 7 सांसदों का जाना एक बड़ी बात है, तो क्या वजह रही होगी, क्यों
आम आदमी पार्टी से चले गए वो लोग, क्या सोचते हैं आप? हाँ मनदीप जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो आप ये मान के चलिए कि इस देश में ना लगभग लगभग सिंगल पार्टी सिस्टम लागू हो चुका है। जी। अगर आप ये मान के चलिए कि बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल जीतने में कामयाब हो जाती है, तो फिर बीजेपी के सामने एक दो जो साउथ के स्टेट है ना, तमिलनाडु जैसे, हाँ। वहां पर चुनौती रहेगी, शायद थोड़ी बहुत केरला में। और केरला में इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी। अगर कांग्रेस इस बार जीत जाती है, वहां से वामपंथ आउट हो जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराना मुश्किल नहीं होगा। क्या पता अगली बार ही हरा दे, जी। क्योंकि वहां पर जब तक वामपंथी थे, जहां तक पर वामपंथी होते हैं, तो वहां पर बीजेपी कभी भी उस तरह से फाइट ही नहीं करती। कभी आप भारत के इतिहास में देखिएगा, जिन जिन राज्यों में वामपंथ की सरकार रही, वहां पर बीजेपी सक्रिय ही नहीं होती, कभी ऑपोजिशन में होती ही नहीं, इतिहास में है ही नहीं जी। लेकिन जहां पर जब भी वहां पर कोई और पार्टी आ जाती है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में इतने साल से, लगभग 30 साल वामपंथियों का राज रहा, तो बीजेपी कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी वहां पर वामपंथियों को हरा के आई, तो बीजेपी एक्टिव हो गई। अभी केरला में इतने साल से वहां पर है, वामपंथियों की सरकार है, तो वहां पर बीजेपी उस तरह से सक्रिय नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो वहां पर बीजेपी बहुत सक्रियता के साथ काम करेगी। तो ये दो तीन राज्यों में बीजेपी के सामने चुनौती है। अभी 3 स्टेट है कांग्रेस के पास। आप हिमाचल प्रदेश में जाके बात कर लीजिए, कोई ऐसी सकारात्मकता, कोई ऐसा बड़ा काम, बेंचमार्क वहां पर कांग्रेस ने सेट नहीं कर दिया है कि भी कोई लोग आके बोले कि नहीं जी, हम तो अगली बार भी इसी सरकार को जिताएंगे। आपका कर्नाटका में वैसे ही एक तो गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं, और वहां से भी कोई ऐसी बेंचमार्क काम नहीं किया है कांग्रेस ने, जिसका जिक्र राहुल गांधी दूसरे स्टेट में आके कर दें, हरियाणा में आके बोल दें कि जी हमारे यहाँ से हमारी कांग्रेस की सरकार बनाओ, हम कर्नाटक के जैसा काम कर देंगे। और एक तेलंगाना है। तो ये 3 स्टेट हैं, और तीनों के तीनों स्टेट में लगभग ये है कि बस चुनाव आ जाए, वहां पर भी बदलाव होने के ज्यादा आसार हैं। तो आप मान के चलिए कि जो एक नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना था, जो नारा था जी, वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है जल्दी ही। अभी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अगर थोड़ी बहुत मजबूत नजर आ रही है, तो वो नजर आ रही है आपको केरल में। असम में भी लगभग कांग्रेसियों ने ही बहुत सारे एनालिस्ट का, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर निजी तौर पर नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट जो अक्सर अपने खुद के विश्लेषण में कांग्रेस अलाइंड रहते थे जी, उनकी खुद की जो मैं बातें सुनता हूं, तो वहां पर भी स्पष्ट होता है कि असम में भी चांस नहीं है कांग्रेस के। तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम लागू होता जा रहा है, और लगभग हो गया है जी। तो पंजाब में चुनाव है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर? पार्टी पे आ रहे थे हम, जो आम आदमी पार्टी है, इस दिशा में एक रोड़ा है। पंजाब में है आज सरकार है, और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव था वो गुजरात में बढ़ता जा रहा है। गोवा में वो काफी साल से, कई साल से वो सक्रिय हैं। गोवा में उनके ठीक ठाक विधायक भी जीतते आए हैं। तो आम आदमी पार्टी इस रास्ते में एक रोड़ा नजर आ रही थी। इसलिए जो बीजेपी है वो चाहती है कि हमें इस मामले में किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं चाहिए। तो ये जो अभी सांसद आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा वोट बैंक बीजेपी में आके जोड़ देंगे, या कोई बीजेपी में बहुत सकारात्मकता आ जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत स्ट्रेटजिस्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी के पास पैर में पड़े हुए हैं, बल्कि उनका तो कहीं किसी मतलब विधायक की टिकट तक में नंबर नहीं पड़ता है। लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि बीजेपी को टोटल होल्ड चाहिए। बीजेपी सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। ये बात लोगों को क्लियर नहीं हो रही है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है कि हमने देश में 3-3 बार सरकार बना ली, बस हो गया जी अपना, तो बाकी बहुत, इससे आगे तो क्या जीतेंगे और क्या अमेरिका पे कब्जा करना ना। उनका ये नहीं है कि हमने किसी स्टेट में 2-3 बार सरकार बना ली। नो, टोटल कंट्रोल चाहिए। सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, लोगों की सोच हमारे हिसाब से होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे छोटे से छोटे इलेक्शन से लेके बड़े से बड़े इलेक्शन तक में जिन राज्यों में बीजेपी को ये लगता है कि हमारा यहां कुछ नहीं हो सकता, तमिलनाडु जैसे राज्य में, केरला जैसे राज्य में, वहां पर भी प्रधानमंत्री की रैलियों की संख्या देख लीजिए, और आप राहुल गांधी की रैलियों की संख्या देख लीजिए। तो बीजेपी वो होल्ड चाहती है, जिस तरह का होल्ड आप देख रहे हैं चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है,
जी आप रशिया में सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो उस तरह का कुछ ना कुछ हो, तो ये हो रहा है जी तो ये जो आम आदमी पार्टी के सांसद गए हैं, ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि ये बीजेपी की ही करनी है, ये बीजेपी की ही सारी प्लानिंग है। इसमें कहीं ना कहीं गलती केजरीवाल की भी है। केजरीवाल की गलती क्या है कि जब आपके पास पावर थी, जब आपके पास मौका था, तो आप किसी मास लीडर को, पंजाब के किसी लीडर को, फील्ड में पकड़ रखने वाले किसी हाँ लीडर हाँ को वही बात आप है भेजते राज्यसभा, जी लेकिन आपने ऐसे लोगों को भेजा जो मतलब ग्राउंड पर कहीं नहीं थे। बहुत सारे नेताओं के तो नाम ही लोगों ने अब सुने हैं जब वो बीजेपी में जा रहे हैं। लोग जी ये कह रहे अच्छा ये थे आम आदमी पार्टी में थे, अच्छा ये सांसद भी थे। अशोक मित्तल का तो एक हफ्ते पहले पता चला था कि ईडी की रेड पड़ी, तब पता चला था कि ये आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद है, और तब तब उनका एक लेटर आया था तो कि अब इनको ये बनाया जाएगा। आप जब तक आपके साथ इस तरह से ना जुड़े हुए, अच्छा खुद का भी तो कुछ वो होना चाहिए ना। अब ये लगभग नेता ऐसे, इनको कोई फर्क नहीं, के लिए ना एक करियर जैसी है पॉलिटिक्स, जी कि भाई ठीक है यहाँ नहीं तो वहां, जैसे जॉब हम लोग स्विच करते हैं ना, तो उसका कोई गिल्ट थोड़ा ही नहीं होता है हमें भी, एक चैनल से दूसरे चैनल में गए तो हमें कोई गिल्ट थोड़ा ही नहीं होता इस चीज का कि यार वो जी न्यूज छोड़ के आज तक मैं कैसे चला जाऊं, आज तक वालों को, जी न्यूज वालों को कैसा महसूस होगा, ये नहीं होता। ये कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को ना एक प्रोफेशन की तरह देखा है कि भी एक छोड़ दी दूसरी में चले गए और बहुत कंफर्टेबली ये लोग चले जाएंगे। उनको किसी तरह का कोई गिल्ट, कोई विचारधारा, किसी तरह का ये कि भी पहले मैंने बीजेपी के बारे में इतना सब कुछ बोला हुआ है, वो उनके दिमाग में नहीं आएगा। जी इसके साथ हरियाणा पे चर्चा करते हैं। हरियाणा में बड़ा मामला चला हुआ है दुष्यंत चौटाला और सीआईए के बीच। तो अब दुष्यंत चौटाला ने 27 अप्रैल को यानी कि कल को एक छात्र पंचायत रखी है सर हिसार के अंदर, और सीआईए जो स्टाफ है उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी खाप पंचायत लेके लगातार चर्चाओं में है कि हम भी खाप पंचायत करेंगे और दुष्यंत का विरोध करेंगे, बल्कि इस्तीफा भी दे दिया जो उनका ससुर था सीआईए जो इंस्पेक्टर है पवन कुमार उनका। तो इसको, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार न्यूज देख रहे होंगे। कुलदीप जी, है ना, हरियाणा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा में पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक मामले हैं ना जी वो भी पब्लिक डोमेन, वो भी एक तरह से राजनीतिक वोटिंग, वो भी एक तरह से जातीय बंटवारे के हिसाब से, वो भी खाप पंचायतों के अंदर जाकर उनके फैसले होने लगे हैं। यह देखने को मिल रहा है कि अगर कोई दो सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी आपस में किसी तरह का उनका प्रशासनिक टकराव होता है, तो फिर आप देखेंगे कि एक अधिकारी के पक्ष में कोई आएगा, बोलेगा कि ये हमारी जाति का है, ये हमारी खाप का है, ये हमारे गांव का है, कि इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ। फिर वो दूसरे के पक्ष से आएंगे कि जी ना, ये हमारी जाति का है, ये हमारे खाप का है, ये हमारे गांव का है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम इसके साथ में खड़े हुए। जबकि ऐसे मामलों में ये इन चीजों का तो जिक्र ही नहीं कभी होता था, ना होना चाहिए जी। भाई सीधी सीधी बात है कि क्या दुष्यंत चौटाला के सामने इस तरह से गाड़ी अड़ाई गई, जो वीडियो में दिख रहा है कि भी यहां अड़ाई गई, गलत तरीके से अड़ाई गई है। हादसा भी हो सकता था अगर दुष्यंत चौटाला की इस बात को दरकिनार भी कर दिया जाए कि उनको जान से मारने की कोशिश हुई थी, तो इसको साइड भी कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन वो इस तरह से रैश ड्राइव करके एकदम से गाड़ी को सामने अड़ाना, ये सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये कई बार पुलिस वाले कर भी देते हैं ना चालान काटने के लिए, और कई बार हम देखते हैं कि कोई चालान से बचने के लिए भागने लग जाता है बाइक वाला, और फिर है ना उसकी कमर में डंडा मार देता है कोई पुलिस वाला। तो ये पुलिस वालों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि भागते हुए किसी बाइकर को किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, हादसा हो गया, उसकी मौत हो गई। कितना बड़ा हादसा हो सकता है भाई। अगर भाग रहा है तो ठीक है, नंबर नोट करो, उसका चालान घर पे भेज देना आपके पास, या आगे नाका लगा के उसको पकड़ लो, बाद में पकड़ लेना। लेकिन आप इस तरह से नहीं, रोड के ऊपर ये सब नहीं कर सकते। रोड पे कोई भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है जी। लेकिन दुष्यंत चौटाला जिस तरह से गाड़ी के पीछे भागा, उन्होंने खिड़की भी पकड़ ली, तो वहां भी तो कोई हादसा हो सकता था। बल्कि चर्चा ये है कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक बचकाना हरकत है। बृजेंद्र सिंह ने बल्कि एक बयान भी दिया है।
जी। ब्रिजेंद्र सिंह ने ये बयान दिया है, उनके पिता ने दुष्यंत चौटाला के पक्ष में बोला है, दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत के पक्ष में बोला है, उनके पिता ने दुष्यंत के खिलाफ बोला है। तो ये मामला इतना उलझा हुआ और इस तरह का है कि असल में तो इस बारे में सीधे तौर पर ये सरकार का काम है, फटाक से जांच होती कि भी क्या मामला था, अगर ये गलत तरीके से गाड़ी अड़ाई गई है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता मनदीप जी कि वो डिप्टी सीएम रहे हैं या वो बड़े नेता, नहीं, आम आदमी, आपकी गाड़ी होती, आप होते वहां पर, आपके साथ ये होता तो सेम कार्रवाई की मैं डिमांड करता, ये होना चाहिए। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई बड़ा नेता इनके पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं कि वो नेता है, तो ये गलत बात है, कोई भी हो। ये मामला ऐसा है कि भी क्या आपने इस तरह से गाड़ी अड़ाई जो गलत था, तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये कोई नहीं बचा सकता कि जी आपके पक्ष में फलानी खाप आ गई, आपके पक्ष में आपके ससुराल वाले आ गए, आपके वो रिश्तेदार आ गए, ये क्या बात होगी? फिर इस हिसाब से कार्रवाइयां होंगी। कल को तो फिर ये मर्डर, चोरी, लूट, डकैती के फैसले भी इस हिसाब से होंगे जी। रेप के फैसले तो बहुत बार होने ही लगे हैं जी। रेपिस्ट के पक्ष में पंचायतें होने ही लगी हैं। जी। तो इसमें ना एक दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, ये कह रहे हैं भाई इस पंचायत में नहीं जाना है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो तब क्यों नहीं सोचा। तो ये विरोध हो रहा है काफी, और दूसरी तरफ लगातार दिग्विजय निमंत्रण दे रहा है किसान नेताओं को। जी। तो ये तो देखो सारी चीजें ना मनदीप जी आपको एक ना गठड़ी के तौर पे मिलती हैं, एक बुके है ये पूरा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने किसी एक फूल को चुन लिया और भाई यही मेरा है, नहीं। आप अगर नेता हैं तो आपकी सारी राजनीति, आपकी, यहाँ तक कि आप अगर किसी राजनीतिक परिवार से आए हैं तो फिर वो परिवार की पूरी गठरी आपको मिलेगी। उस परिवार ने क्या क्या किया, उसका क्या क्या इतिहास रहा, अच्छाई आपको मिलेगी, बुराई भी आपको मिलेगी। आपने खुद भूतकाल में क्या क्या किया, अच्छा किया तो आपके साथ जनता जुड़ेगी, गलत किया तो जनता आपका विरोध करेगी। ये संभव नहीं है कि जी आप पुरानी बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, काट दीजिए, सिर्फ आज इस मुद्दे की बात कीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसानों की, लोगों की, सपोर्टर्स की, विरोधियों की जो मेमोरी है वो इतनी कमजोर भी नहीं है। वो लोग हिसाब किताब करते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला, जेजेपी को सच में ही चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर उनको समर्थन चाहिए, तो सबसे पहले और उन लोगों का समर्थन चाहिए जो आज तक उनका विरोध कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनेगी कि भी आप बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर माफी मांगे और उन लोगों को मनाइए अगर आप उनको चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि लड़ाई बड़ी छोटी है कि आप एक मतलब कर्मचारी से इतनी बड़े स्तर के ऊपर जाके लड़ रहे हैं। ये मतलब है ना, ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई जीत भी गए जी तो क्या जीत है, क्या होगा? मतलब एक पूर्व डिप्टी सीएम जो आगे मुख्यमंत्री बनने का नारा देते हैं, चाहते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक कर्मचारी ही तो हैं वो, उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी। जी, बात तो ये भी है। लेकिन सर दुष्यंत चौटाला अगर ऐसा करें कि जैसे लाइव आके और वो लोगों से बोले कि जो गलतियां हुई है उसके लिए वो माफी मांगे, तो शायद हो सके कि जो ये लोग चाहते हैं कि साथ लगे किसान। नहीं, देखो ईमानदारी से जो भी आप काम करेंगे, सिर्फ राजनीति में नहीं मनदीप जी, जीवन में जो भी आप ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी दिल से काम करेंगे, ये मैसेज दूसरों तक पहुंचता है। लोगों को लगता है कि भाई हाँ, ये आदमी ना ईमानदारी से अपनी गलती को मान रहा है, ये आदमी है ना अब पहले जैसा नहीं रहा है, ये सच में ही जुड़ना चाहता है, ये हमारा कुछ भला कर सकता है, ये हमारा साथ दे सकता है, फ्यूचर में हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो क्यों नहीं, आपकी कोशिशों में वो ईमानदारी होनी चाहिए। और कम से कम आप इतने बड़े नेता, इतना तो आज भी आप प्रभाव रखते हैं कि आप मैसेज अपना कम से कम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप इतने छोटे स्तर पर तो आज भी नहीं है कि भैया आप जो बोलना चाहें वो लोगों तक ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। अब शायद ये भी कोशिश हो रही होगी कि भाई अगर इस मुद्दे के जरिए एक शुरुआत हो जाए जुड़ने की, तो शायद देखते हैं, तमाम पहलू हैं यहाँ पर, तो राजनीति भी है, एक पर्सनल भी मुद्दा निकल के सामने आ गया है। लेकिन आखिर में यही मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है हरियाणा का, ऐसे मुद्दों के ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।
और काफ़ी देर तक हमने बातचीत की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें और अपनी राय आप ज़रूर दें। धन्यवाद।